हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। और बच्चों, ये जो टॉपिक है ये जनरल नॉलेज का टॉपिक भी है, क्योंकि आप हमेशा बातचीत करते हैं, आप देखते हैं, पूछते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है, या कोई बात करता है डॉलर 73 का हो गया, ये 74 का हो गया, 70 हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर के महंगा होने से पेट्रोल महंगा हो गया, या डॉलर के सस्ता होने से या डॉलर के महंगा होने से गोल्ड के रेट पे इफेक्ट आ गया। तो एक जनरल क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि ये जो डॉलर है, पाउंड है, ये डिफरेंट करेंसीज हैं, इनके रेट कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है। तो बेटा, आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट में देंगे। देखिए, अब क्वेश्चन ये राइज होता है पहला कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। देन वी विल गिव द आंसर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट at which 1 unit of domestic currency can be exchanged with the number of units of foreign currency। यानी अपनी करेंसी को आप जिस रेट पे फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। बड़ा सिंपल सा आंसर है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी बात को सिंपल तरीके से सीख लीजिए। आप फ्रूट वाले के पास जाते हैं और फ्रूट वाले से बात करते हैं कि भैया संतरे कैसे दिए। ही इज सेइंग 50 रुपीज के 6, 50 रुपए के 6। ये क्या है? एक्सचेंज रेट है। यानी आप उसे 50 रुपए दोगे और वो बदले में आपको 6 संतरे दे देगा। ऐसे ही जब हम 50 रुपए देंगे, लेट किया, ये कोई फैक्ट नहीं है, 50 रुपीज देंगे तो हमें वहां से $1 का सामान मिल जाएगा, और वो $1 देंगे तो इंडिया से 50 रुपीज की परचेजिंग कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट या सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज मेथड्स टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी वो मेथड्स जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हो। तो बेटा देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स यानी कि दैट सिस्टम इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। यानी जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज का डिटरमाइन कौन कर देता है बेटा जी? गवर्नमेंट कर देती है, विदाउट कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई। ना डिमांड देखती है ना सप्लाई देखती है, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिटरमाइन कर देती है। इसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड सेकंड इज मिंट पार थ्योरी। अब मिंट पार थ्योरी का क्या मतलब है? मिंट बोलते हैं एक्सपेंसिव मेटल को और पार बोलते हैं पैरिटी। पैरिटी स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी। नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। अब पैरिटी बताता हूं। आज से 5 साल पहले जब हम जनरल स्टोर पे जाते थे, किराने वाले के पास जाते थे, बोलते भैया 1 किलो चीनी दे दे। वो 1 किलो का बाट रखता था और पॉलिथीन में चीनी डालता था। कब तक? जब तक सुई बिल्कुल बीच में ना आ जाए। सुई बीच में आ गई दैट इज कॉल्ड पैरिटी। पैरिटी मींस इक्वालिटी। मिंट पार थ्योरी, यानी ये वो सिस्टम था जब चलता था जब करेंसीज गोल्ड और सिल्वर की होती थी। अभी डिस्कस करते हैं, होल्ड करिए। फिलहाल मैंने मिंट पार का मीनिंग बताया आपको। सेकंड इज एडजस्टेबल पैग सिस्टम और ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब सेकंड पे आ जाइए। द सेकंड सिस्टम इज फ्लेक्सिबल exchange rate system. That system in which rate of exchange is determined by
इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब बेटा जी आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि, और लॉजिकल बात भी है, जो आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि एनीथिंग एल्स which is determined by the equilibrium of demand and supply that is practical, कि कोई भी चीज जिसको डिसाइड करने के लिए आप डिमांड और सप्लाई दोनों की इक्वालिटी को कंसीडर कर लेते हो, दैट इज लॉजिकल सिस्टम, दैट इज प्रैक्टिकल सिस्टम, जिसको आप इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द इंट्रोडक्शन जिसमें आपने पढ़ा कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, कि वो रेट जिस पे आप अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन। एग्जाम्पल बताया कि $1 बराबर है किसके, 50 रुपए के, या 50 रुपए बराबर है $1 के। हमने बात की सिस्टम्स की, तो दो सिस्टम है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड डिसाइड करता है गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई को देखे बिना। दो सिस्टम है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट और एडजस्टेबल पेग सिस्टम। और सेकंड है फ्लेक्सिबल, जहां डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिसाइड होता है कि कहां रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होगी। अब आगे चलते हैं, पेज फोल्ड करते हैं, होल्ड फॉर अ सेकेंड जी। सेकंड इज मिंट पार थ्योरी, सही दिखाई दे रहा है जी, मिंट पार थ्योरी और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। हम कहते हैं दिस सिस्टम वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर 1920s। ये 1920 से पहले बेटा एग्जिस्टेंस में था, क्योंकि उस टाइम डिफरेंट करेंसीज जो थी कंट्रीज की, दोज वर मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर। उस टाइम करेंसीज सोने और चांदी की बनी होती थी, और सोने चांदी की पैरिटी के बेस पे, पैरिटी मींस अभी बताया इक्वालिटी के बेस पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन करते थे। दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज मिंट पार थ्योरी, यानी मेटल की पैरिटी के बेस पे। तो हमने क्या कहा कि दिस सिस्टम वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर 1920s बिकॉज एट दैट टाइम करेंसीज वर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड एक्सचेंज रेट वाज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैरिटी ऑफ गोल्ड। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हमने बताया कि एक डॉलर बना हुआ है 2 ग्राम गोल्ड का और एक पाउंड बना हुआ है 4 ग्राम गोल्ड का। तो अब कैसे एक्सचेंज करें? $2 2 + 2 4 ग्राम्स, 1 पाउंड 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, हो गई एक्सचेंज रेट डिटरमिन। या $1 करेंगे तो हाफ पाउंड हो जाएगा। इट वाज नोन एज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यानी बिल्कुल सिंपल है कि गोल्ड की पैरिटी के बेस पे एक लेडी ने रिंग पहनी हुई है और एक लेडी ने ईयर रिंग्स पहने हुए हैं। एक रिंग 10 ग्राम्स की है और 2 ईयर रिंग्स 5 + 5 10 ग्राम्स के हैं। एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये डॉलर है 5 ग्राम 5 ग्राम, 5 और 5 10। ये पाउंड है 10 ग्राम। तो क्या करोगे? दोनों को एक्सचेंज कर लो। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल लिया कि $1 2 ग्राम का है और एक पाउंड 4 ग्राम गोल्ड, तो दोनों को कैसे एक्सचेंज करेंगे? 2 ग्राम्स या सॉरी $2 इज इक्वल्स टू 1 पाउंड और $1 इज इक्वल्स टू हाफ पाउंड। ये सिंपलेस्ट थियरी है ऑफ एक्सचेंज रेट। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। देखिए जब ब्रेटन वुड की बात करते हैं तो पहला माइंड में क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई इट वाज नोन एज ब्रेटन वुड्स? बिकॉज इन दिस सिस्टम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड बाय द IMF। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल लेवल पे मॉनेटरीली काम करता है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है।
तो आईएमएफ डिसाइड करता था, और आईएमएफ की स्टार्टिंग यूएसए के ब्रेटन वुड्स से हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब खत्म हो जाना किसका, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वाज अडॉप्टेड। एडजस्टमेंट पॉसिबल थी अप टू सम लिमिट्स बाय द परमिशन ऑफ आईएमएफ, कि एडजस्टमेंट कर सकते थे, बढ़ा घटा सकते थे, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए थी आईएमएफ की। और एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए ये 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते थे। पहला स्टेप है डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड विद यूएस डॉलर। नहीं समझ आया सर, एक मिनट ध्यान से सुनिए। जिस देश को अपनी रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन करनी है, वो क्या करेगा, अपनी करेंसी को डिफाइन करेगा यूएस डॉलर में, क्योंकि कौन डिसाइड कर रहा है, ब्रेटन वुड्स, और ब्रेटन वुड्स यूएसए का वो प्लेस है जहां से आईएमएफ की स्टार्टिंग हुई थी। तो आईएमएफ पे होल्ड उस टाइम किसका था, यूएसए का। तो अपनी करेंसी को पेग करना किसके साथ, यूएस डॉलर के साथ। तो पहला स्टेप क्या है कि डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड विद यूएस डॉलर। सेकंड स्टेप, यूएस डॉलर को डिफाइंड किया गोल्ड में एट अ फिक्स प्राइस। अब आपने पहला काम अपनी करेंसी को डॉलर में दिखाया, डॉलर को दिखाया गोल्ड में, तो आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी इन डॉलर मींस वैल्यू ऑफ करेंसी इन गोल्ड। मैंने अपनी करेंसी को डॉलर में दिखाया था, डॉलर ने अपनी वैल्यू गोल्ड में दिखाई, तो मेरी करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली गोल्ड में आ गई। एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर दिया बाय द पैरिटी ऑफ गोल्ड, कि इतने डॉलर के इक्वल है ये मेरी करेंसी, और डॉलर में इतना गोल्ड है तो मैं गोल्ड के अकॉर्डिंग इतना। अब आपकी करेंसी के साथ ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगी। फिफ्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट वाज पॉसिबल बाय द परमिशन ऑफ आईएमएफ, कि एडजस्टमेंट किसकी परमिशन से पॉसिबल है, आईएमएफ की परमिशन से। इसी एडजस्टमेंट की वजह से इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। कौन डिसाइड करता था बेटा, आईएमएफ। मैंने आईएमएफ की फुल फॉर्म बता रखी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रेटन वुड्स ऑफ यूएसए। अब 5 स्टेप है, पांचों को एक एक करके रिवाइज कीजिए। फर्स्ट, कि डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड विद यूएस डॉलर, साथ साथ बोलना है, पाप लगेगा नहीं तो। पहला क्या है, डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड विद यूएस डॉलर। सेकंड, यूएस डॉलर वाज डिफाइंड इन गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस। थर्ड, वैल्यू ऑफ करेंसी इन डॉलर मींस वैल्यू ऑफ करेंसी इन गोल्ड। फोर्थ, exchange rate was determined on the basis of parity of gold. और नंबर फिफ्थ, adjustment is possible with the permission of IMF। 5 स्टेप याद किए, मीनिंग हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, आप फटाक से लिखाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पेज फोल्ड करते हैं, वेट फॉर अ मिनट। अब नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमिन्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या सर, इंटरैक्शन? ओह सॉरी, इंटरैक्शन में बताता हूं इंटरैक्शन क्या होता है। जैसा आप 11th क्लास में माइक्रो के लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जहां डिमांड और सप्लाई दोनों कट करते हैं वहां इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन होता है। ऐसे ही जहां डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होती है किसके, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के, वहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होती है, जिसको फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज या फिर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। हमने बोला रेट ऑफ एक्सचेंज इज अ फंक्शन ऑफ डी एंड एस। डी स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमांड। भाई आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं? पहला है आपका पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अगर आपने विदेश से कोई लोन लिया है तो उस लोन की पेमेंट के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। फॉरेन कंट्रीज से डायरेक्ट परचेज और इंपोर्ट्स करने के लिए। स्पेक्युलेटिव परचेज, मंदी तेजी, कोई चीज यहां महंगी है विदेश में सस्ती है, या यहां महंगी है एक्सचेंज रेट डाउन आ गया, फॉरेन से परचेज करने के लिए।
फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बाहर से हमारे यहां जो काम करने आया है उसकी पेमेंट करने के लिए। एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और विदेशों को गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशंस देने के लिए। इन सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। पहला, इंटरनेशनल लोन्स की पेमेंट करने के लिए, दूसरा डायरेक्ट परचेज करने के लिए, तीसरा स्पेकुलेटिव परचेज करने के लिए, चौथा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड करने के लिए, पांचवा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कौन सा? एफडीआई एंड एफआईआई, और छठा गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशंस देने के लिए। अब सप्लाई, अब कहां से आएंगे? सोर्स आती कहां से है कंट्री में? पहला, एक्सपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर चीजें बेचो, फॉरेन करेंसी आएगी। दूसरा, लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन मांग लो, ला भाई लोन दे दे, तो फॉरेन करेंसी आएगी। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपके जो फैक्टर विदेशों में काम करने गए हैं वहां से जो पैसा लाएंगे वो सप्लाई। फिर विदेशों से गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशंस, उनका एफडीआई एंड एफआईआई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर कैसे? देखिए, टोयोटा जापान से इंडिया में आई तो जापानीज करेंसी लेके आई होगी ना। शेवरले आई यूएसए से तो शेवरले डॉलर लेके आई होगी। इसी तरह से हुंडई आई साउथ कोरिया से तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज लाई होगी। क्या लेके आई वो? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 5 सोर्स हैं, पहला एक्सपोर्ट से, दूसरा लोन से, तीसरा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, चौथा गिफ्ट, ग्रांट और डोनेशन से, पांचवा एफडीआई और एफआईआई से। देखिए 6 ये, 5 ये, 11 शगुन हो गया। अब अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं डिमांड का जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? यानी जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम होती है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज ज्यादा होती है तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती है। सिंपल है बेटा। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हम आईफोन खरीदते हैं यूएसए से, अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा तो आईफोन भी सस्ता हो जाएगा, आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी डॉलर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा तो डॉलर से खरीदे जाने वाला आईफोन भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको $1 के बदले ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा सर, मुझे नहीं समझ आ रहा। देखिए, मान लेते हैं कि वहां एप्पल का फोन $1000 का है और डॉलर $50 का है तो 50,000 देने पड़ेंगे। डॉलर 46 पे आ जाएगा तो 46,000 देने पड़ेंगे। सस्ता लगेगा ना, फोन की डिमांड बढ़ जाएगी यानी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही डॉलर 60 रुपीज का हो जाए तो वो $1000 का फोन अब 60,000 का हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी आईफोन की, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी डॉलर की। यानी इसने हॉट क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डज डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। जब फॉरेन करेंसी महंगी होती है तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाती है। जब फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाती है तो इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट्स की डिमांड बढ़ती है, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? सिंपल है। आप मेरे एग्जाम्पल को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से सुनना, नहीं समझ आए तिबारा सुनना, आपको मिनटों में समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सप्लाई का है बेटा जी, एंड इट स्लोप्स अपवर्ड। कैसा है बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई का हुआ फॉरेन एक्सचेंज स्लोप्स अपवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी जैसे जैसे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी। कारण, क्योंकि जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ती है, उसने कहा क्यों है स्लोप डाउन अपवर्ड, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगी तो डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर। सेम एग्जांपल,
डॉलर 50 रुपीस का है तो वो $1 देके यहां से 50 रुपए की चीज लेंगे, और $55 का हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो $1 देके उनको 55 की गुड्स मिलेंगी, वो हमारे यहां से ज्यादा परचेजिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज राइजेस फॉरेन करेंसी बिकम एक्सपेंसिव एंड डोमेस्टिक करेंसी बिकम चीप, हमारी करेंसी, हमारी गुड्स सस्ती हो जाती है कंपैरेटिवली, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ती है एंड वाइस वर्सा। आप मेरे एग्जांपल्स पे फोकस करना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। फॉर्चुनेटली कहें, अनफॉर्चुनेटली इट इज कट फ्रॉम द सिलेबस। फिर इसके साथ साथ ये डिमांड का चेंज एज वेल एज सप्लाई का चेंज, ऑल दीज आर डिडक्टेड फ्रॉम द सिलेबस, सो नो नीड टू डू दिस। हम कर सकते थे लेकिन एक्स्ट्रा बर्डन लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, जो भी करेंसी महंगी होती है उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, और जो सस्ती होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए क्वेश्चन है एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर डॉलर महंगा होगा तो रुपया ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या बोल रहा है, और इसके इफेक्ट्स कि व्हेन रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस देन फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट। एग्जाम्पल देखिए, समझ आ जाएगा। पहले $1 के बदले आप 70 रुपए देते थे, अब $1 के बदले में 75 रुपए देते हैं, तो डॉलर महंगा हो गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि पहले 70 रुपए में वो ताकत थी कि $1 खरीद सके, अब वो 70 में ताकत नहीं रही, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादा ताकत यानी 75 खर्च करने पड़ते हैं टू परचेज $1। तो यहां डॉलर एप्रिशिएट हो गया, रुपया डेप्रिशिएट। और सिंपल सी बात है, अगर डॉलर एप्रिशिएट होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि वो पैसा कम लगाएंगे, एसेट ज्यादा खरीदेंगे। अब इसका उल्टा है, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। When rate of exchange for foreign currency decreases, then foreign currency depreciate and domestic currency appreciate. उल्टा हो गया, जैसे $1 पहले 75 का था, अब 70 हो गया, तो इससे डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, रुपया एप्रिशिएट हुआ। इफेक्ट क्या होगा, अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स घटेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी महंगी हो गई, अब वो हमसे नहीं खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे। हमारी करेंसी महंगी हो गई, हम ज्यादा खरीदेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारा एफडीआई और एफआईआई बढ़ेगा। अब देखिए, दो टेक्निकल टर्म्स हैं बेटा, एक डेप्रिसिएशन, एक डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन होता है डिमांड और सप्लाई के चेंज होने से जब हमारी करेंसी सस्ती हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। बच्चा पूछता है सर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू कम क्यों करती है, तो मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल रियल एग्जांपल देता हूं। 1991 में जब इंडिया में फॉरेन करेंसी के स्टॉक खत्म हो गए थे क्राइसिस की वजह से, जब हमें देश का सारा गोल्ड गिरवी रख के बाहर से लोन्स लाने पड़े थे, तो ऐसी सिचुएशन में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे कंट्री ने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को 2 बार डीवैल्यूएट किया था, और 2 बार में हमने रुपए को 19% तक डीवैल्यूएट किया था। तो अब पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन क्या है, कि व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस
ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. Devaluation, when government of the country decrease value of own currency without change in demand and supply. Nature, depreciation इनवॉलेंट्री है और ऑटोमेटिक है, अपने आप हो जाता है, हम चाहते नहीं. जबकि डिवैल्यूएशन वॉलेंट्री है और मैनुअल है. मैनुअल मतलब सरकार खुद करती है. अब डेप्रिसिएशन का बेटा जी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जबकि डीवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया 1991 में इंडिया ने अपनी करेंसी को 2 बार में 19% डीवैल्यूएट करा था. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखो, जैसे हम 11th में मार्केट पढ़ के आए थे, सिंपल. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मैकेनिज्म, एक सिस्टम है जो क्लोज कॉन्टैक्ट क्रिएट करती है बायर्स और सेलर्स में और सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. 3 फंक्शन है बेटा. ट्रांसफर फंक्शन, परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. आज अगर आपने दुबई घूमने जाना है तो आपको रुपया काम नहीं आएगा, उनकी करेंसी दिनार लेनी पड़ेगी. अमेरिका घूमने जाना है तो डॉलर चाहिए होगा, यूके जाना है तो पाउंड चाहिए होगा. अब ये ट्रांसफर कौन करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. क्रेडिट फंक्शन, लोन्स लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ये क्रेडिट यानी बोरोइंग फैसिलिटी. हेजिंग, एक लिमिट इंपोज करता है ताकि करेंसी में, एक्सचेंज रेट में एक जरूरत से ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा फ्लक्चुएशन होगी तो फॉरेन ट्रेड डिस्ट्रॉय हो जाएगा. क्लियर है जी? ये 3 फंक्शन है, ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग. ट्रांसफर मतलब परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करना, क्रेडिट मतलब लोन्स प्रोवाइड करना, हेजिंग मतलब लिमिट लगाना. अब ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह के ऑपरेशन करती है. स्पॉट मार्केट, जहां पे ऑन द स्पॉट यानी करंट ट्रांजैक्शंस को डील करती है, फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है. इस टाइम अब 2 कंट्रीज अगर आपस में डील करेंगी तो दैट विल बी कॉल्ड स्पॉट मार्केट, और इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगी दैट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट. देखो फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? जिसमें एग्रीमेंट प्रेजेंट में होता है पर ट्रांजैक्शंस फ्यूचर में होती हैं. आप भी तो ऐसे ही करते हो ना, प्लॉट खरीदना होता है, आज टोकन दे देते हो, एग्रीमेंट हो गया. रजिस्टर्ड उसको 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कराते हो, तो वो क्या है? दैट इज फॉरवर्ड मार्केट, जिसमें एग्रीमेंट आज हो, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में हो. ऐसे ही जब 2 कंट्रीज में ट्रांजैक्शन होती है फ्यूचर बेस्ड तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट. इसका प्रेजेंट से कोई कंसर्न नहीं है, इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होती है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग. हम कहते हैं इट इज अ सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसमें बैंक ऑफ द कंट्री, कौन सा? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कंट्रोल द रेट ऑफ एक्सचेंज. कैसे कंट्रोल करता है? मान लो हमको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डिमांड नहीं करने देता, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा. अपने रिजर्व से सप्लाई कर देता है. किसी चीज की सप्लाई घर से कर दें तो उसके रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर मार्केट से डिमांड करोगे तो डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ेगा. तो जब अपने स्टॉक से रेट ऑफ एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए मैनेज करता है तो दैट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग, बट डन अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशन. अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो इसको मैनेज फ्लोटिंग की जगह हम क्या बोलने लगते हैं? दैट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल चैप्टर. ओनली 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, आप इसको एक बार बैठ के आराम से सुन सकते हैं. और कुछ चीजें बेटा जो है हमें लाइफ में उनकी आदतें डालनी पड़ती हैं इस पैंडेमिक के टाइम में, जहां फेस टू फेस कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है. आप एक वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लगेगा. इससे आपकी और मेरी ट्यूनिंग जब हो जाएगी तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी. थैंक यू वेरी मच.
हैव अ गुड डे, बाय।